Hello, hello. Hello everyone and welcome to this class. आई होप आप सभी बहुत ही स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं. आज हम ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. सो प्लीज़ आप कहीं पे भी स्किप करने की या बीच में छोड़ के जाने की गलती नहीं करेंगे. यहाँ से 101% क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और जहाँ पर रूल्स की बात आती है, सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात आती है, सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, वो सारी बारीकियों को मैं आपको इस क्लास में, जो कि ये बेसिक क्लास है, उसमें बताऊंगी. सो आपको एंड तक बने रहना है, नोटबुक और पेन के साथ में बैठना है बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. दैट्स व्हाई मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझा रही हूं कि सिंथेसिस जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये सिर्फ बोर्ड्स के नजरिए से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने इंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ में देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स गेट started with this part. My name is Pooja Sharma and I am your English educator. आज हम करने वाले हैं सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस वर्ड आपने जरूर से साइंस में सुना होगा, जहां पर हम दो इक्वेशंस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. यानी दो कोई भी क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके मिलने से जब एक नई रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है, दैट मीन्स दो इक्वेशंस हैं या दो हम कहीं पे केमिकल्स को ज्वाइन करके कुछ एक नया चीज बनाते हैं, उसके लिए कहा जाता है. बट यहाँ इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस का क्या यूज है? तो जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस यानी कि जो ये सिंथेसिस वाला पार्ट है वो संश्लेषण के तौर पे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संश्लेषण. ये किसका संश्लेषण करेगा, ये किस चीज का संश्लेषण करेगा, ये किस चीज का संयोजन करेगा, किसको कंबाइन करेगा, किसको ज्वाइन करेगा? भाई इंग्लिश ग्रामर में अगर बात करें तो सेंटेंस ही तो वो पार्ट है. सब कुछ सेंटेंस के अराउंड में ही पढ़ते हैं, चाहे हम एक्टिव पैसिव की बात करें, चाहे हम टेंस की बात करें, चाहे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें. तो सिंथेसिस भी किसके अराउंड घूमेगा? सिंथेसिस भी आपके सेंटेंसेस के अराउंड घूमेगा. यानी इस टॉपिक में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्या डिटरमाइन करना, सेंटेंसेस को पता करना. सबसे पहले समझना कि क्या होते हैं सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में क्या क्या पार्ट्स आते हैं. सेंटेंसेस में आते हैं जैसे कि सब्जेक्ट आएगा आपके पास में, मैं सब डिटेल में बताऊंगी, बट एक बार थोड़ा सा आपको दोस्ती करवा रही हूँ. बहुत जरूरी है ना दोस्ती करवाना, क्योंकि हम इंग्लिश से इतना ज्यादा दूर भागते हैं कि बस कोई भी एक तुक्का लग जाए और बस हमें मजे आ जाए, हमें सिर्फ पास होना है. बट ध्यान रखो, अगर आपका गोल सिर्फ पास होना है तो आप वो समझ क्रिएट नहीं कर पाओगे. जो लेवल के क्वेश्चंस आजकल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसमें तुक्का नहीं लगता है. उसमें आपकी समझ, आपने कितना समझदारी से उसको समझा है, कंसेप्ट कितना डेवलप किया है आपने, उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर देना. तो सेंटेंसेस को समझेंगे. सेंटेंसेस में हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंसेस में हम जानेंगे वर्ब क्या होते हैं, सेंटेंसेस में अगेन हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि एक सेंटेंस इन्हीं से मिलकर के बना होता है. दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, सिंथेसिस जिसे संश्लेषण कहते हैं या जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन. किनका संयोजन करेंगे? सेंटेंसेस का ही संयोजन किया जाता है. अच्छा, संयोजन का हो, चाहे आप उसे ज्वाइन करना कहो, चाहे आप उसे कंबाइन करना कहो, बस याद रखना है ये पूरा जो सिंथेसिस वाला पार्ट है, इसके अंदर व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. अब पहले जानते हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. एक सेंटेंस जो है, इफ आई टॉक अबाउट सेंटेंस, ओके, एक सेंटेंस है तो मैंने क्या कहा, एक सेंटेंस के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब. तो बेसिक चीज है, बेसिक चीज क्या है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखाई देगा, उसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस में यहाँ पे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. एक ही सेंटेंस को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ओके. जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ मैंने कहा रवि, ओके. तो मैंने यहां लिखा रवि इज, या रवि रीड्स अ बुक. बहुत इजी सेंटेंस ले रही हूं बिकॉज मुझे अभी तुम्हारे लिए बेस बनाना है. जब मैं तुम्हारा बेस बना दूंगी तो मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें को बताऊंगी. एक सेंटेंस मैंने लिया यहां पर, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय. Okay, now
ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सेंटेंस की बात कर रही हूं मैं, जहां मैंने क्या लिखा है, रवि रीड्स अ बुक। रवि पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। तो रवि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रवि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यानी हमारा क्या हो गया, कर्ता। कर्ता जिसे हम क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। कर्ता इज कॉल्ड एज डूअर। तो रवि यहाँ पर काम करने वाला है, वो सब्जेक्ट है। मैम ये सारी चीजें हमने बेसिक से पढ़ी हुई हैं, हमें आता है। तो मैंने आपको यही कहना है, इफ यू नो दैट वेरी वेल, दैट इज वेरी गुड। ट्राई टू मेक अदर सेंटेंसेस। अगर आपको ये सब्जेक्ट आता है, प्रेडिकेट क्या होता है समझ में है, आपको वर्ब डिफाइन करना आता है, तो बहुत ही अच्छा है। आप इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिवाइज करना है, या फिर आप पहली बार ही ऐसी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बेसिक से ही स्टार्ट करना है, तो आप आराम आराम से इसको लेकर के आगे बढ़िएगा। ओके, तो यहाँ पे है रवि। रवि क्या है, सब्जेक्ट है, करता है, डूअर है। वो क्या करता है, वो रीड करता है। रीड करना मतलब क्या हुआ, क्रिया करना। तो ये क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ। वर्ब जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया हुआ। ठीक है, अब वो क्या पढ़ता है, एक बुक पढ़ता है। ये एक एडिशनल चीज नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो दो चीजें होती हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट बताता है और एक बताता है कि वो उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पढ़ता है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या है, पढ़ना उसका, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, अब यहां पे ये चीज समझ में आ गई। तो दो चीजें यहां से समझ में हो गई कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। आपने निकाल लिया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्यों जरूरी है, क्योंकि सारा खेल सब्जेक्ट वर्ब का और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का ही है जब सिंथेसिस की बात करते हैं। आगे जाकर के जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, चाहे वो दोनों सिंपल है, या फिर एक सिंपल एक कंपाउंड है, या फिर एक सिंपल से एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब का। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्या दोनों के सब्जेक्ट सिमिलर है, तो कैसे सेंटेंस चेंज होता है, क्या दोनों के वर्ब सिमिलर है, क्रियाएं दोनों सेंटेंसेस में सिमिलर हुई है, एक जैसी हुई है, तो सेंटेंस कैसे हो जाता है। बस इसी का खेल है बेसिकली, इसलिए मैं इसमें टाइम ज्यादा ले रही हूं। एक बार आपका बेसिस जो है वो बेसिक क्लियर हो गया, वो फाउंडेशन, वो नींव रख ली गई ना, फिर तो बहुत सारे रूल्स है और बस उन रूल्स को ही फॉलो करते हुए आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है। ये पार्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आइए। ये क्या कहता है, रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब रवि के बारे में क्या बताया कि रवि एक इंटेलिजेंट बॉय है। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो रवि हमारा अगेन यहां क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये जो बाकी की बात है, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। तो ये यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट की तरह लूं उसे, तो ये एस फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मींस क्या हुआ, हमारा उद्देश्य है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये उसका उद्देश्य है, और ये इसका विधेय वाला पार्ट है। यानी जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और उस पर्सन जिसके बारे में, या उस वस्तु, उस प्लेस जिसके बारे में बात की गई है, और क्या बात की गई है, क्या बताया गया है, वो सारा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट यानी विधेय में आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट उद्देश्य की तरह है, और उसके बारे में क्या बताया है कि जो रवि है वो एक इंटेलिजेंट बॉय है, उसके बारे में बाकी सारी बात बताई जा रही है। तो रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या बताता है कि इंटेलिजेंट बॉय है, वो इसका पार्ट हो गया प्रेडिकेट। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है होपफुली। आपको इसके परवाह नहीं करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्यों परवाह नहीं करनी है, क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस देखोगे तो डेफिनेटली आपको खुद को बार बार क्लिक होगा। जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ में देखेंगे तो आपको बार बार क्लिक होगा कि इस तरीके से ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, इस तरीके से ये प्रेडिकेट है यहाँ पे, या ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जहां पे भी, चाहे आपके पास में बुक है, अभी आपके पास में कोई भी तरीके की बुक भी नहीं है, तो आपके पास में पुरानी कोई छोटा बच्चा घर में उसकी बुक है, उसमें से सेंटेंसेस निकाल लो, न्यूज़पेपर में से, या फिर आपके फोन में से आपने कोई भी सेंटेंस निकाल लिया, गूगल पे जाकर के एक सिर्फ सेंटेंस लिखा, सेंटेंसेस की भरमार आ जाएगी, वहां पे बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से बैठ करके पेन भी मत उठाओ, मैं कह रही हूं पेन भी मत उठाओ, उस क्वेश्चन को देखो, सेंटेंस को देखो, सेंटेंस देख लिया और खुद आइडेंटिफाई करो यहाँ सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सेंटेंस को देखा, आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि यहाँ सब्जेक्ट ये है और प्रेडिकेट ये है। ओके, चलिए सेंटेंस समझा दिया है मैंने आपको यहाँ पे। मूविंग अहेड, अब आपको आगे बढ़ते हैं, बताते हैं यहाँ पर कि देखो दो चीजें जो मैं हर क्लास में रिकॉल करती हूँ, बिकॉज बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। आई डोंट थिंक सो कि गाइज अभी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपने पहले डेफिनेटली मुझसे पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगी कि जो एक सब्जेक्ट होता है वो अगर नाउन है,
अगर सब्जेक्ट है और वो एक नाउन है तो नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस से ईएस का यूज करते हैं। यानी आपके पास में यहाँ पे कोई नेम है, जैसे कि नाउन मैंने बोल दिया, नाउन है कोई भी, जैसे टेबल है, नाउन है आपके पास में, टेबल है, मैंने इसके अंदर एस जोड़ा तो ये बन गया आपका टेबल्स बन गया। ओके, ये टेबल्स बन गया। बट व्हेन आई टॉक अबाउट, लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ब की बात करते हैं, और वर्ब में मैंने कह दिया यहाँ पे जैसे कि प्ले है या ईट है, कुछ भी कर सकते हो, डांस है, इन सब को जब मैं एस के साथ में जोड़ दूंगी, इन सब को जब मैं एस के साथ जोड़ दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लेज, ये क्या बन जाएगा, ईट्स, ये क्या बन जाएगा, डांसेस। बट व्हाट्स द पार्ट हियर, लेकिन पार्ट क्या है कि ये सारा जो खेल है, ये सब जो है, ये तो क्या है, ये सारे के सारे सिंगुलर नहीं है, ये सारे के सारे प्लूरल है। एंड वो जो मैंने उस तरफ लिखे हैं इनमें एस ऐड करा, यानी कि प्लूरल फॉर्म में जब आपने एस को ऐड किया, चाहे प्ले के बाद में एस लगाया, चाहे ईट के बाद में एस लगाया, चाहे डांस के बाद में एस लगाया, इन सब में एक एक में जब आपने एस लगाया तो ये किसमें चेंज होंगे, ये यहाँ पे चेंज होंगे, किसमें, सिंगुलर में। बहुत बड़ा रूल है ये, बहुत बड़ा रूल है ये, यही रूल तुम्हारे सिंटेक्स में काम आता है, और इसी रूल में बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बेसिक रूल है, चाहे कोई भी ग्रामर का टॉपिक उठा के देख लो, आप अगर वर्ब और सब्जेक्ट में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो कि भाई कब एस लगता है और कब नहीं लगता है, तो याद रखो, फिर से बता देती हूं मैं, सब्जेक्ट है यानी कि आपका करता है कोई नाउन है, वो क्या है, नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा का नाम है, नाउन मीन्स क्या है, संज्ञा का नाम है, संज्ञा है, तब हम अगर उसमें एस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बनेगा, तब वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। अदरवाइज वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, अदरवाइज वो क्या है, एक वचन है। लेकिन संज्ञा में अगर आपने एस लगा दिया तो वो बन जाता है क्या, प्लूरल बन जाता है। बट अगर आपने क्रिया में, वर्ब में एस लगा दिया या एस ई एस देखा उसमें, तो वो क्या है, वो सिंगुलर है। बाय हार्ट कर लेना इस रूल को, आगे जाके कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो अभी मैंने आपको ये सारी चीजें ऑल इन ऑल सारी चीजें आपको बता दी है कि क्या होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में आप क्या करोगे, सेंटेंसेस को देखोगे, सेंटेंसेस अब कितने टाइप के होते हैं वो मैं बता देती हूं आपको। चलिए, जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, ओह सॉरी, सेंटेंसेस ना 3 टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सो रिमेंबर दिस पार्ट, सेंटेंसेस हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य जिसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य जिसे कहा जाता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तीन वाक्य है और इसी तीनों पे ही हमारा पूरा सिंथेसिस क्या है, टिका हुआ है। सिंथेसिस में अगर तुमने सिंपल सेंटेंस पता कर लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता कर दिया, कंपाउंड सेंटेंस पता कर लिया कौन सा सेंटेंस कैसा है और कैसे बनता है, मेजरली जो रूल्स है वो तुम्हें पता चल गए ना, तो आपको आराम से कोई भी सेंटेंस दिया है आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, एज यू कैन सी, जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो कौन से हो गए, बिल्कुल ही सरल टाइप के वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य जिसमें सिर्फ एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। इसमें क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, संयुक्त किया गया, 2 सेंटेंसेस है, उन 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। अब या तो उसके अंदर सब्जेक्ट सिमिलर हो सकता है या फिर हो सकता है कि वर्ब सिमिलर है, कोई भी एक चीज समान हो सकती है। और फिर होता है कॉम्प्लेक्स, भाई मिश्रित, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब आसान हो जाएगा। मिश्रित वाक्य है, थोड़ा इसका वेटेज ज्यादा होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, लेकिन रूल्स को अगर आप कर लोगे और इस क्लास को जब जब आपको ये मिलती है क्लास, तब तक हमेशा देख के खुद के नोट्स बना लोगे तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहने वाली है। यहां पे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात की। अब जब हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, किसमें, सिंथेसिस के प्रोसेस में, यानी संश्लेषण कर रहे हैं हम, संयोजन कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि आपको सिंपल सेंटेंस सबसे पहले पता होना चाहिए।
क्या पता होना चाहिए? एक सिंपल सेंटेंस सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जब आप सिंपल सेंटेंस पता है तो आप सिंपल को ही सिंपल में भी बदलते हैं। हम कैसे कैसे बदलते हैं वही बता रही हूँ। सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में भी बदला जाता है। सिंपल सेंटेंस को हम बदलते हैं किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस को हम बदलते हैं कॉम्प्लेक्स में। ये 3 पार्ट से आपका पूरा काम हो जाता है। पूरा काम होता है आपके 3 पार्ट से। कि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस से वो सिंपल सेंटेंस में बदलोगे कैसे? कि देखो, राम पढ़ता है, राम लिखता है। अब यहाँ पे 2 सिंपल सेंटेंस है, दोनों में एक सब्जेक्ट है, क्या है? कि भाई राम है, इधर भी राम है, उधर भी राम है। एक में पढ़ रहा है, एक में लिख रहा है। तो राम रीड्स एंड राम राइट्स, मैंने सिंपल सा सेंटेंस बताया। 2 सेंटेंस है, उन दोनों को मिला करके आप क्या बना सकते हो? एक और सिंपल सेंटेंस बना सकते हो, राम रीड्स एंड राइट्स। बना दिया ना, तो वो भी तो सिंपल सेंटेंस ही हुआ। उसी तरीके से हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कंपाउंड में चेंज करते हैं, और वैसे ही सिंपल सेंटेंसेस को किस में चेंज कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। बस यही पूरा खेल है। ओके, अब धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है, बेस क्लियर किया है कि क्या क्या पढ़ेंगे हम और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में ही बदलना है। बस इसके जो रूल्स हैं को बाय हार्ट कर लेंगे। क्या क्या पार्ट्स आते हैं, कैसे कैसे पार्ट्स को करना होता है, वो एक एक करके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, आपको एग्जाम्पल्स के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, मैं ये आपको अश्योरिटी देती हूँ। चलिए, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वही चीजें समझाई हैं जो मैंने आपको अभी बोला है। अभी जो मैंने आपको बोला है, अगर आपको जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स को रहता है, वो कहते हैं बच्चों कि भाई मैम आप ये हिंदी में लिखवा दो, हिंदी में लिखवा दो। तो बेटा आपकी पहली चीज अप्रोच क्या होनी चाहिए? लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये लिखने वाला पार्ट नहीं आएगा, वहां क्वेश्चन क्रैक करने वाला पार्ट आएगा। लेकिन मैं आपकी भी बात समझती हूँ कि जहां आपके पास में लिखा हुआ होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो फॉर दैट रीजन मैं ये आपके लिए लेके आ गई। तो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक करना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। 2 या 2 अधिक से वाक्य है, या तो 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, उनको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया, तब क्या मिलेगा? आप सिंथेसिस करते हो। उसी को क्या कहते हैं? सिंथेसिस। अब बनावट के आधार पर हम क्या करते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जिसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे कि हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो सिंपल मतलब सरल वाक्य या साधारण वाक्य हो जाता है, कंपाउंड मतलब संयुक्त हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्य होता है। ये बात समझ में आ गई है? डेफिनेटली सारा कुछ कर लिया है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में जैसे मैंने तुम्हें बताया है, आज की क्लास में हम क्या याद करेंगे? हम पढ़ेंगे कि कैसे कंबाइन करते हैं सिंपल सेंटेंसेस को। कैसे हम कंबाइन करेंगे सिंपल सेंटेंसेस को किसमें? इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। 2 सिंगल सेंटेंसेस हैं, 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनसे मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना आज सीखेंगे। अब 2 सिंपल सेंटेंस के पहले एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल दे देती हूं मैं। जैसे मैंने कहा, ही वेंट टू ऑफिस। ही हैड लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट कर देते हैं, ही हैड ब्रेकफास्ट। अब 2 सेंटेंसेस है तुम्हारे पास में, यहां पे दोनों में कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही है तुम्हें? ही है, कि भाई वो ऑफिस गया था और उसने क्या किया? ब्रेकफास्ट किया था। इन दोनों को बस मिलाना है। तो आपको क्या करना है? 2 साधारण वाक्य दिख रहे हैं, उन 2 साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक कोई भी साधारण वाक्य बनाना है। उसके लिए कुछ रूल्स है और कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य, उसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब आपको बता देती हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होता है, क्योंकि अब आपके लिए ये जानना जरूरी है। जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं ना, जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, आपको वहां पर 2 चीजें दिखाई देंगी। 2 चीजें, एक आपको दिखाई देगा कि उसमें एक क्या होना चाहिए? 1 सब्जेक्ट। एक आपके पास में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होता है, उसमें जरूरी है, और एक वर्ब का होना जरूरी है। और वर्ब भी कौन सी? फाइनाइट वर्ब। वर्ब भी कौन सी? फाइनाइट वर्ब। ओके, 1 फाइनाइट वर्ब। मैं यही बताऊंगी आपको कि क्या होती है फाइनाइट वर्ब। देखो,
पहली चीज सिंपल सेंटेंस के लिए तुम्हें क्या सबसे जरूरी है कि उस सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है मैम? तो सब्जेक्ट तो पता चल गया मैम कि सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब भी हमें पता है कि वर्ब मतलब क्या हो गया, क्रिया। लेकिन ये फाइनाइट वर्ड क्या है? फाइनाइट वर्ड देखो, ऐसे कुछ क्रियाएं होती हैं, ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे हम बात करते हैं कुछ ऐसी क्रियाएं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन जो नहीं चेंज होगी उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। तो पहले वर्ब्स में मैं थोड़ा सा समझा देती हूं यहां पे कि देखो वर्ब्स ना दो टाइप की होती है, वर्ब्स ना दो टाइप की होती है। ओके, एक होती है क्या? फाइनाइट, और इसको मैं बता देती हूं यहां, एक होती है नॉन फाइनाइट। जब हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो फाइनाइट वर्ब सिंपली क्या है? चेंज होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? चेंजेस। कैसे चेंज होती है? चेंजेस अकॉर्डिंग, फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस। ये तीन चीजों की वजह से अगर वर्ब में चेंजेस आ जाते हैं तो वो फाइनाइट वर्ब्स में होते हैं। जैसे मुझे पता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं, तो डोंट वरी, मैं खुद ही आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, है ना, मैं खुद आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको सोचने की नहीं है या फिर आपको दिमाग में ये लाने की जरूरत नहीं है कि समझ में नहीं आया। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर। मैंने कहा यहाँ पे जैसे आई, इज दिस विजिबल? या आई ईट पिज्जा, ठीक है। फिर मैंने कहा ही ईट्स पिज्जा, फिर मैंने कहा वी ate पिज्जा। ओके, आई ईट पिज्जा में क्या आया कि मैं पिज्जा खाता हूं, ठीक है, मैं पिज्जा खाता हूं या मैं पिज्जा खाती हूं। अब इसको समझो, जब मैंने कहा आई ईट पिज्जा तो इसमें क्या हुआ? ईट आया। क्या आया? ईट आया, यानी ये वर्ब है हमारी। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बदला, आई सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया ही में, ही सब्जेक्ट आते ही यहाँ पे ईट का ईट्स हो गया। यानी सब्जेक्ट के बदलने पे क्या लिखा मैंने? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बदलने पे वो चेंज हो गया। सब्जेक्ट के बाद में कैसे चेंज हो गया? मैंने नंबर चेंज कर दिया। पहले तो ये ही था, अब मैंने कहा वी कहा कि हमने पिज्जा खाया था। तो यह पिज्जा खाया था यानी टेंस बदल दिया। टेंस के बदलते ही, ओहो हो, टेंस के बदलते ही क्या, मैंने तो स्पेलिंग भी बदल दी इसकी। My mistake, but this is here. Okay. नाउ तो अब मैंने क्या किया? टेंस बदला। मैंने कहा हमने पिज्जा खाया था, हमने पिज्जा खाया था। अब पिज्जा खाया था को डिनोट करने के लिए, को बताने के लिए यहाँ पे क्या आ गया? एट आ गया। तो दैट मीन्स व्हाट? आपके सामने क्लियर है कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कि सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जो सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कैसे? तो ये रहा तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, ये रहा तुम्हारे एग्जाम्पल कि आई है तो आपने ईट लगाया, ही है तो ईट्स कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आई डांस, शी डांसेस कर सकते हो, तो करते हैं ना हम, चेंज करते हैं। अब चेंज करते ही वो जो डांस वर्ड है वो आपने क्या देख लिया कि वो फाइनाइट है। एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर यहां दे देती हूं, यानी कि मैं एक थोड़ी सी आपको नियम और शर्तों के अंदर कद लेके जाती हूं और बताती हूं। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ फाइनाइट है, बट कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों की तरह कार्य करती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो फाइनाइट भी होती है कभी कभी, कुछ कभी कभी नॉन फाइनाइट भी होती है। तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे लिए इजी लेवल का आएगा, आपके लिए इतना नहीं आएगा क्योंकि हम सिंथेसिस में इसको यूज कर रहे हैं। जो ये वाला पार्ट है वाला, तो जहां पे वो दोनों तरह यूज कर लेते हैं कभी कभी, तो वो वाला पार्ट अलग है, आपको उसमें नहीं जाना है क्योंकि आपके ये सिंथेसिस के फॉर्म में आएगा। जब आगे जाकर के अगर आपने अपकमिंग क्लासेस में कुछ हायर लेवल एसएससी वैसेसी में देखा तो हम आपको उस वक्त बता देंगे, बट स्टिल अभी तक यही पार्ट आपको समझना है
क्या समझना है कि सिंपल सेंटेंस में हमने जाना, सिंपल सेंटेंस पे ही अटके हुए हैं क्योंकि सबसे बड़ा ही वो है। जब तुमने सिंपल सेंटेंस समझ लिया तो सब समझ लिया। सिंपल सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, कर्ता होता है। फिर एक वर्ब होनी चाहिए, लेकिन वर्ब क्रिया कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब मतलब वो वर्ब जो कि क्रिया के अकॉर्डिंग या और सब्जेक्ट यानी कर्ता के अकॉर्डिंग और नंबर मतलब कि एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। हमें नॉन फाइनाइट से अभी कोई मतलब नहीं है। जो जहां जहां पे काम आएगा मैं वो वहां वहां पर वापस रिपीट कराऊंगी। ओके, दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या जानते हैं कि जब एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो इस बात का प्रयास करना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है आपको, यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपने दो सेंटेंसेस मिलाए, अब जैसे मैं यहां पे बताती हूं, हमने कही ही वेंट टू ऑफिस एंड ही हैड ब्रेकफास्ट, ये दो सेंटेंस है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें यह याद रखना है कि यहां पे फिर से एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही तो सिंपल सेंटेंस का रूल है। सिंपल सेंटेंस का बेसिक रूल क्या है कि एक फाइनाइट वर्ब आ जाए और एक सब्जेक्ट आ जाए। ये बेसिक, एक सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए बट एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। और वही चीज लिखिए कि जब एक से अधिक, यानी कि हमने क्या किया, मोर देन वन, हमने यूज किया मोर देन वन, अगर वाक्यों को जोड़ते हैं अगर तो और उससे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उससे हम साधारण वाक्य बनाते हैं, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि जब जोड़ देंगे तो एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक से अधिक का प्रयोग ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब ही होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एक ही आपके पास में मुख्य क्रिया होनी चाहिए, बाकी आप यूज कर सकते हो लेकिन एक मुख्य क्रिया इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी को आप दूसरे वर्ब ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुना है तो हम कई बार वर्ब क्रिया को क्या कर देते हैं, नाउन बना देते हैं। एडजेक्टिव से हम क्या कर लेते हैं, नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसमें 8 होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद में वर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है ना, ये सारी जो चीजें, एडवर्ब होता है, ये सारी चीजें अगर मान लेते हैं तो 8 मिला करके होता है। और उन 8 के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो बस बहुत है। मैं ज्यादा डेप्थ नॉलेज की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। आपके लिए क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन को कर दिया तो आपके सारे कंसेप्ट वहां पे फॉलो हो गए। क्वेश्चन को करना मतलब आपको रूल सारे आते हैं लेकिन आप क्वेश्चन कैसे करते हो ये नहीं जान पाते हो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, लेकिन रूल सब पता है। रूल मैंने पूछा रूल नंबर 2 क्या है, मैम रूल नंबर 2 ये, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि यहां रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रूल लगेगा, तो फिर वहां पर गलती हो जाती है। लेकिन हमें इन गलतियों से बचना है, सिर्फ लिखा 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 नहीं करना है, हमें उसको क्वेश्चन को कैसे करना है ये अप्रोच रखनी है, क्योंकि आखिरकार एक ही उद्देश्य है हमारा इन सारी चीजों को पढ़ने का कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो कौन कौन से तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं सिंपल टू सिंपल के। किसके हैं, सिंपल टू सिंपल के हैं, यानी सिंपल सेंटेंस को ही सिंपल सेंटेंस में बदलने के ये सारे तरीकों का यूजेज किया जाता है। इन सारी चीजों को कब, जब एक ही साधारण वाक्य है ना, तो दो साधारण वाक्यों को मिला करके जोड़ करके जब एक साधारण वाक्य बना दिया जाता है तब हम इनका यूज करते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। 3 टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, यहां पे बता देती हूं मैं आपको। पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं, जब हम बात किसकी करते हैं, पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल ना 3 टाइप का होता है। 3 भागों में हम क्या कर सकते हैं, उसको विभक्त कर सकते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जो कोई काम जो पूरा हो चुका होता है, हम कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हम एक पूरा, ये तीनों पार्ट्स किस में पढ़ेंगे, सिर्फ इसी में पढ़ लेंगे, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स में। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब एक चीज, एक एग्जांपल से बता देती हूं मैं तुम्हें कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपने एक चीज को बार बार रिपीट नहीं किया। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि एक चीज है, एक नाम दिया, उसे बार बार रिपीट नहीं किया गया होता है, उसको एक ही बार लिख करके हम समझ जाते हैं कि इसके बारे में कहा गया है, तो वो आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, अब देखो फाइनाइट देखा था, नॉन फाइनाइट देखा था, इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
टू के साथ में टू गो, टू डांस, टू सी, ये सब क्या है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो कैसे दो सेंटेंसेस को हम जोड़ करके या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को हम जोड़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या यूज करेंगे हम, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देन यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है पास पास में, पास पास में रखना, ठीक है। यूज ऑफ प्रेपोजिशन विद नाउन और जेरेंड, प्रेपोजिशन का यूज करके हम किसके साथ में, नाउन और जेरेंड का यूज करते हैं। अब जेरेंड का होता है, जेरेंड का मतलब होता है जब आपने कोई भी क्रिया के पास में आईएनजी लगाकर उसे नाउन की तरह यूज कर लिया। कोई भी क्रिया है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्विम, डांस, ओके, प्ले। अब मैंने ये इसके साथ में स्विम का स्विमिंग कर दिया, आईएनजी फॉर्म यूज किया, प्ले का प्लेइंग कर दिया, डांस का डांसिंग कर दिया, और उसको नाउन की तरह यूज किया कि स्विमिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, स्विमिंग मेरी एक हॉबी है। तो स्विमिंग यहाँ क्या बन गया, स्विमिंग यहाँ बन गया नाउन। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि मैम बहुत सारी नई चीजें आ रही है, बेटा यही सारी चीजें आपको आगे हेल्प करेंगे, है ना, बोल रही हूं मैं अभी, ताकि आप इन सारी चीजों को जब मैं नेक्स्ट टाइम बोलूं तो रिलेट कर सको। जब ये रूल वापस से समझाऊंगी, पूरा सारे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके सामने, तो आपको क्लिक होंगी ये सारी बातें कि हाँ मैम ने ये चीज बताई थी। ओके, बाय यूजिंग एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेजेस, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इन्हें यूज करना है नाउन और फ्रेज, उसी तरीके से एडवर्ब का यूज कर सकते हैं या एडवर्बियल फ्रेजेस का, या फिर एडजेक्टिव्स का और कंजंक्शंस का। कंजंक्शन वाला बात बताती हूँ, तुम्हारा सबका फेवरेट कंजंक्शन में तुम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हो, एंड। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया ना, ही रीड्स एंड ही राइट्स, दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, एक सेंटेंस है ही रीड्स एंड एक एग्जाम्पल दिया ही राइट्स। आपने कैसे ज्वाइन किया, ही रीड्स एंड राइट्स, तो ये कंजंक्शन सबसे इजी यही वाला है, सबसे इजी यही वाला। इसमें एक साथ साथ में तुम लोग वो भी याद करते हो टू टू वाला, एक तुम कौन सा करते हो, ये टू टू वाला पार्ट करते हो। टू टू वाले पार्ट में क्या है, तुम्हें बस मैम ये वाला बता दो, अरे ये रिमूवल कब होता है, लगता कब है, वो सब ऐसे थोड़ी बताया जा सकता है, उसके ऊपर पूरा एक पूरा लेसन, एक पूरा वीडियो बन सकता है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आज की क्लास में हम करेंगे सिंपल टू सिंपल में कैसे चेंज करते हैं हम, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यूज ऑफ प्रेपोजिशन विद नाउन और जेरेंड, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस, बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स और कंजंक्शंस, एंड टू टू का भी पार्ट मैं आपको बता दूंगी। मेरी तरफ से बहुत सारी बोनस टिप्स मिलेंगी, डोंट वरी एट ऑल। ओके, लेट्स मूव अहेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल की। जब यूज ऑफ पार्टिसिपल है, इसमें क्या है, पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, क्रिया। तो जो क्रिया है, वर्ब है, उससे बनता है, और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करता है। जो पार्टिसिपल है वो पार्टिसिपल कहां से बनेगा, वो बनेगा किससे, वो क्रिया से बनेगा, लेकिन एज अ वर्क कैसे करेगा, या तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। ओके, ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखो, ये उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो जारी है, प्रेजेंट जारी है, और वो क्या है, अपूर्ण है, कंटिन्यूएशन में है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ बुक, मैंने एक लेडी को देखा। यहां दो सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप ध्यान देंगे, मैं बाद में आपको यह भी सिखाऊंगी कि कैसे दो सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन पहले ये आइडेंटिफाई, ये पहचानना जरूरी है कि अगर पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का कोई सेंटेंस है तो वो लिखा कैसे जाता है। तो वो लिखा जाता है, आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ बुक, मैंने एक लेडी को देखा और वो लेडी क्या कर रही थी, बुक पढ़ रही थी, बुक पढ़ रही है, सॉरी, है ना। सो यहाँ पे आई सॉ अ लेडी, सॉ देखा था, और वो क्या कर रही थी, बुक पढ़ रही थी। तो आई सॉ अ लेडी रीडिंग अ बुक। अब आपने यहाँ पे, आपने किसके बारे में बताया, लेडी के बारे में बताया कि लेडी क्या कर रही थी, रीडिंग अ बुक, और इसी तरीके से आपने क्या कर दिया, इस एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज कर लिया कि ये जो वर्ब है कि वो क्या कर रही थी, रीडिंग अ बुक, इस वर्ब को तुमने किस तरीके से बना दिया, यहाँ पे रीडिंग वाला पार्ट वर्ब को किस तरीके से यूज कर लिया, समझ में आ गया ना, बस यही पार्ट है आपका। अब दूसरा देखो, गोइंग टू आगरा आई सॉ द ताज। अब आपने क्या बना दिया कि मैं आगरा गया था और मैंने ताज देखा था, दो काम, मतलब मैं आगरा गया था, मैंने ताजमहल देखा था। अब यहां पे आपने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किससे किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बताया कि गोइंग टू आगरा, आगरा जाते हुए मैंने ताज को देखा था।
आया समझ में? नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया, मैं जबरदस्ती आपका हाँ बुलवाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं आपको अब आपसे करवाऊंगी क्वेश्चंस, आपसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके सामने, और इनके कुछ अब एग्जाम्पल्स तुम बनाओगे, तुम खुद एग्जाम्पल्स बनाओगे। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चंस ले आई हूं, और अब तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दो चीजें प्रेजेंट पार्टिसिपल में ध्यान रखना है। देखो, इससे पहले मैं बता भी देती हूं, एक बार एक चीज को और मैं क्लियर कर देती हूं तुम्हारे लिए। जब आप पार्टिसिपल की बात कर रहे हो, पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करो, पहले पार्टिसिपल को समझो। जब आप पार्टिसिपल की बात करते हो ना, तो आप इस पार्टिसिपल को ना दो तरीके से बदल सकते हो। किस तरीके से? दो तरीके से बदल सकते हो। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि उसके अंदर वर्ब दी है, उस वर्ब को ही, उस क्रिया के अंदर ही आप क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। एग्जाम्पल देखो, आपके यहाँ पे वर्ब दी हुई थी रीड वाली, रीडिंग कर दिया। गो की थी, गो का गोइंग कर दिया। तो पहली चीज आपने क्या किया कि ऑलरेडी वर्ब दी है, उस वर्ब के अंदर ही आपने क्या कर दिया? आईएनजी लगा दिया। दूसरा, अगर आपको वर्ब यानी कि मेन वर्ब, यहाँ वर्ब का मतलब क्या है? ये वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब है। उस मेन वर्ब को ही आपको क्या बदल देना है? चेंज कर देना है। बट मैं कहूं ये मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है आपके, ये आपको मेन वर्ब नहीं दिया है, और आपको क्या दिया है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? सहायक क्रिया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब का हुआ मतलब आप एक बात याद रखो, मैंने तुम्हें टू बी करवाया हुआ है, इसमें वो टू बी वाला काम आएगा। कौन सा वाला पार्ट? टू बी वाला पार्ट। टू बी के क्या होते हैं? टू बी, टू बी मतलब इज आर एम वॉज वर बी बीन बीइंग, यही वाली फैमिली की बात कर रही हूं मैं। क्या है यहाँ पे? इज आर एम, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, चलो। इज आर एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये पूरी फैमिली होती है। ये हेल्पिंग वर्ब में काम आता है। हेल्पिंग वर्ब में टू बी के अलावा और क्या क्या काम आता है? हैज आता है, और क्या आता है? डू वाला पार्ट आता है। अब हैव वाला और डू की फैमिली अभी हमारे लिए काम की नहीं है, तो अभी मैं आपको वहां पे नहीं ले जा रही हूँ। जहां जिस रूल में हैविंग वाला पार्ट आएगा मैं वहां पे वो आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में आप क्या क्या यूज करते हो? इज आर एम वॉज वर यूज करते हो ना, बी बीन बीइंग का यूज करते हो। अब कोई सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस क्या दे दिया आपको? एक एग्जांपल देती हूं मैं कि आपको एक सेंटेंस आपके सामने रख दिया, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, और दूसरा एक सेंटेंस और दे दिया। अब तुम्हें यहाँ पे वर्ब पता करनी है, तो यहाँ कौन सी वर्ब हुई? ही इज अ गुड बॉय में कहां से वर्ब ला रहे हो? क्या मुख्य क्रिया है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो कोई भी मुख्य क्रिया का यूज नहीं हो रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे फिर? जब मुख्य क्रिया नहीं है तो इसकी ये सहायक क्रिया की तरह जो यूज हुआ है इज वाला पार्ट है ना, इज है ना यहाँ पे। इस को हम किस में यूज करते हैं? बीइंग में। इस को हम किस में चेंज करते हैं? बीइंग में चेंज करते हैं। और यही यहाँ पे रूल बताना चाह रही हूं कि यहाँ पे जब आपको इज आर एम वॉज वर दिया हो या बी बीन बीइंग वाला पार्ट है, तो आपको क्या करना है? मतलब बी बीन वाला तो दिया नहीं होता है, आपको इज आर एम वॉज वर ही दिया होता है। तो इज है, आर है या एम है, वॉज है या वर है, अगर ये कोई भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, और अब आपको सेंटेंस बदलना है, तो उस वक्त आप किसका यूज करोगे? बीइंग का। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम ये बीइंग कब आता है? मैम ये बीइंग आया कहां से? मैम यहाँ बीइंग तो सेंटेंस में लिखा भी नहीं था, फिर इसका यूज क्यों हुआ? मैम तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर इसके थ्रू समझा दिया है तुम्हें। फिर से समझा देती हूं मैं तुम्हें यहां पर कि ये किससे आया है, कैसे आया है और क्यों यूज हो रहा है। जब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल का सेंटेंस में चेंज करने के लिए जो पार्टिसिपल का रूल है उसको हम अपनाते हैं। पार्टिसिपल तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। बिकॉज यहां हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक तो मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया में तो आप क्या कर देते हो, यानी मेन वर्ब आपको पता चल जाती है, सेंटेंस में दिया है, सेंटेंस में दिया है ही इज रीडिंग या ही रीड्स,
ठीक है, तो वहां रीड से पता चल गया कि रीड तो हमारे पास में क्या है, मुख्य क्रिया। जब रीड मुख्य क्रिया है आपके पास में ऑलरेडी, सो यू हैव सीन कि अब इसका यूज कर देंगे हम किसके साथ में, आईएनजी के साथ में। तो रीड का क्या कर देते हैं हम, रीडिंग अ बुक कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया। बट जब हमारे पास में ये पार्ट दिया ही नहीं है, हमको तो सिर्फ इज आर एम वॉज वर दिया है, देन क्या यूज करेंगे आप, उस टाइम पे आप यूज करोगे बीइंग का, उसके अलावा किसी का यूज नहीं करोगे, उसके अलावा किसी का यूज नहीं करेंगे। बस यही इसकी पूरी पूरी बात थी जो मैंने आपको समझा दी है। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। देखो, आपको करना है चेंज यहां पे, ट्राई टू डू दैट। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में रिमेंबर हमको क्या करना है, यहां पे यूज करना है वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, ही जम्प्ड अप, वो ऊपर की तरफ कूदा था, ही रैन अवे, और वो भाग गया था। दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, ही हमारा दोनों में कॉमन है, यानी ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। ही भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है। तो ही जम्प्ड अप एंड ही रैन अवे, वो ऊपर कूदा था और वो भाग गया था। ये दो पार्ट्स हो गए। नाउ व्हाट, अब क्या, अब क्या, तो आपको करना है इन दोनों को ज्वाइन। अब आपने आई होप कर लिया होगा, ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल का आंसर। क्या है आंसर, जंपिंग अप। आपने देखा ही जंप्ड अप, तो ये जंपिंग में आईएनजी कहां से आया, वर्ब के साथ आईएनजी। तो पहले क्या किया था, पहले भागा था या पहले जंप किया, पहले जंप किया था भाई। ही जंप्ड अप एंड ही रैन अवे, वो कूदा था और फिर वो भागा था। तो पहले काम के आगे हमेशा याद रखना, जो पहली क्रिया है, जो पहली क्रिया आती है आपकी, जो भी पहली क्रिया है उसी के आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। यानी जो दो वर्क है, दो वर्क में से फर्स्ट एक्शन जो है, उस फर्स्ट एक्शन के साथ में आप क्या यूज करते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। एंड दैट्स व्हाई, उसी वजह से हमने क्या लिखा है, जंपिंग। व्हाट वी हैव रिटन, जंप्ड का जंपिंग, क्योंकि रूल कहता है। फिर जंपिंग अप, अब हमने ही तो बताया नहीं था, तो अब हम कॉमा यूज करेंगे और ही का जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे। आया समझ में, क्योंकि हम यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं ही, और वो ही अंडरस्टूड है, वो अपने आप से समझा जा रहा है कि वो भागते हुए नहीं, सॉरी, कूदते हुए वो भाग गया, कूदते हुए वो भाग गया। तो एक ही पर्सन दोनों काम कर रहा है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे हुआ। नाउ आई होप ये वाला आप कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको वॉज वाला पार्ट कराया है। कमेंट सेक्शन में पहले आप लिखेंगे ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वॉज आ रहा है, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मतलब कि वो खेल खेल के थक चुका था। He sat down to rest, वो बैठ गया। अब पहले काम क्या हुआ है, पहले वो टायर्ड हुआ है, इसलिए अब वो रेस्ट कर रहा है और वो बैठ गया है। तो हम क्या करेंगे, आई होप आपने अभी तक आंसर दिख दिया होगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। व्हाट इज द आंसर, आंसर कहता है बीइंग टायर्ड। कहां से आया मैम बीइंग, अब नहीं पूछोगे ना तुम, अब तो बिल्कुल भी नहीं पूछोगे कि कहां से आया बीइंग। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट टू रेस्ट, बस यहां पे हो गया तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट आता है, क्योंकि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल कर लिया, नेक्स्ट हमारे पास में आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करता है, उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। परफेक्ट मींस व्हाट, जो काम कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट। आप टेंस को याद करो, टेंस में भी मैं यही बताती हूँ ना कि कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है और परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है ना, या तो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या फिर पास्ट की बात करें तो पास्ट में वो कब का कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में दूसरा काम भी शुरू हो चुका है। तो दैट इज व्हाट हियर इज। परफेक्ट का समझ में आ गया, पार्टिसिपल का मतलब आपको पता ही दिया है मैंने। तो इसका निर्माण किससे करेंगे, हैविंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई काम खत्म हो जाता है, परफेक्ट में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हमेशा परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फिर फ्यूचर का परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। तो यहां पे भी परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी। अब परफेक्ट के साथ में पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। अभी हमने किसका इसका यूज किया था, आईएनजी, वर्ब के साथ में। अब यहां क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है तो थर्ड फॉर्म के साथ में हम क्या करेंगे, हैविंग का लगाएंगे। किसका यूजेज करेंगे हम, हैविंग का यूजेज करना है हमें। चलिए सो देखो क्या करेंगे हम, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू परफेक्ट पार्टिसिपल। लेट्स से एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स डायरेक्ट वैसे एग्जांपल्स नहीं है, ये एग्जांपल्स पहले सेंटेंस को समझने के लिए है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्चुअली किसका है। इस तरीके के सेंटेंस कहीं पे तुम देखते हो तो तुम सिंपल सेंटेंस आइडेंटिफाई करते हो। तुमको ये पता है कि क्वेश्चन मार्क लगाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, डू इट, शट द डोर, ये
कंपैरेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस कौन सा है, तो ये वो है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। अब ये सेंटेंस पढ़ने पे आपको क्या पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है कि हम कहते हैं कि उसने फिनिश किया होमवर्क और वो स्कूल गया था। दो काम हो रहे थे यहाँ पे। उसने पहले क्या किया था, अपना होमवर्क कंप्लीट किया था, उसके बाद में वो स्कूल गया था। अब हम तो कहने के लिए यही कहते हैं, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क या ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू स्कूल। अब हमारे कहने का तरीका और इस कहने के तरीके में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मीनिंग दोनों का सिमिलर लिख रहा है, मीनिंग दोनों का ही सिमिलर निकलेगा। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हमने क्या किया, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट देखो, हैविंग लर्न्ड हिज लेसन ही वेंट टू प्ले। पहले हमारी मम्मा, अभी तो तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हारी मम्मा अब तो तुम्हें नहीं कहती होगी, बट छोटे थे तब तो यही कहती थी, पहले होमवर्क करोगे फिर खेलने जाओगे, है ना। तो वैसे ही कि तुमने पहले होमवर्क किया था, तुमने पहले लेसन लर्न कर लिया था, पढ़ाई पूरी कर ली थी, फिर तुम खेलने गए थे। दोनों सेंटेंस बहुत आसान है बोलने में, हिंदी में तो और भी इजी लग रहे हैं, लेकिन जब इंग्लिश में ऐसे बनाना होता है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट नाउ। अब हमें समझ में आ गया है, हम क्या करेंगे, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग लर्न्ड हिज लेसन ही वेंट टू प्ले। ओके, मूविंग अहेड। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आंसर पहले ही बता दिया तो मैं इसको हाइड नहीं करूंगी, बट स्टिल आप अपना सेंटेंस बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि ये है हमारा आंसर। ओके, देखो, रमेश सॉ द टीचर एंड ही फ्लेड अवे। रमेश ने अपने टीचर को देखा था और वो क्या हो गया, भाग गया। तुम भी ऐसा ही करते हो ना भाई, तुम कहीं पे ऐसी जगह हो जो जहां पे तुम्हें नहीं होना चाहिए, वेयर यू आर लाइक वेयर यू शुड नॉट बी देयर। ओके, तुम ऐसी जगह हो जहां पे तुम्हें नहीं होना चाहिए और वहां से अगर टीचर निकल रहे हैं, टीचर ने देखा तो आप डर रहे हो कि टीचर ने देख लिया तो पकड़ेंगे और पूछेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो अब आप जवाब क्या दोगे, तो तुमने जैसे ही टीचर को देखा तुम क्या कर गए, तुम छुप गए, तुम छुप गए। अब यही सेंटेंस है, रमेश सॉ द टीचर, रमेश ने टीचर को देखा है, टीचर ने रमेश को नहीं देखा है। रमेश सॉ द टीचर एंड रमेश ने क्या किया, ही फ्लेड अवे। फ्लेड अवे मतलब भाग गया, क्विकली वहां से हट गया। आंसर क्या बनेगा, सीइंग द टीचर रमेश फ्लेड अवे। अब ये एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है प्रेजेंट का। किसका है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। यहाँ पे हैविंग वाला पार्ट नहीं आया है, ये किसका है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। वो एक स्लाइड इधर उधर ऊपर नीचे हो गई है। ओके, तो ये किसका है, क्योंकि अब यहाँ पे सीइंग आ रहा है। अगर ये सेंटेंस आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता तो हम क्या कहते हैं, ये किसका है, परफेक्ट पार्टिसिपल का है। लेकिन यहाँ पे सीइंग क्योंकि सॉ का ही आईएनजी बना है, इसी वर्ब में आईएनजी डाला है, तो हमने प्रेजेंट का पार्टिसिपल यूज किया। मूविंग अहेड, परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है और यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए इसे करती हूँ हाइड। अब मेरे को हाइड करने दो, क्योंकि आई वांट, मैंने इतना एग्जांपल दे दिया है तो तुमको आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। हैविंग के साथ में आपको क्या करना है, क्रिया यूज करनी है। कौन सी क्रिया यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको क्या यूज करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हैविंग के साथ में। हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एंड हियर इज द क्वेश्चन, क्या है, सरिता टुक हर फूड। सरिता टुक, टुक पास्ट का हो गया, सरिता ने अपना खाना लिया था। एंड सरिता वेंट टू स्कूल, और सरिता कहाँ चली गई, स्कूल चली गई। दोनों में सरिता कॉमन है हमारे लिए, यानी सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट का तो कोई गोलमोल है ही नहीं, परेशान ही नहीं होना, एक ही सब्जेक्ट है। सरिता ने खाना लिया था, सरिता कहाँ चली गई, स्कूल चली गई। अब यहाँ पे बनाओ हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बनाएंगे आंसर आप क्विकली। क्या बनेगा आपका आंसर, तो आंसर बनेगा हैविंग टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना इज नेसेसरी, थर्ड फॉर्म होना जरूरी है आपके पास में। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा हैविंग टेकन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन हर फूड, हैविंग टेकन हर फूड, वो क्या कर दी, सरिता वेंट टू स्कूल। तो हैविंग टेकन हर फूड, कॉमा लगाना मत भूलना, सरिता वेंट टू स्कूल। ऑल दैट क्लियर। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो चुका है। मूविंग अहेड, है ना, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल्स की तो मैं कमी रखूंगी ही नहीं। जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आज तक आए हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि टीचर हूँ, एक्सपीरियंस है, तो आई डोंट वांट कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए जहां पे तुम अटक जाओ। जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आई विल प्रोवाइड यू हियर, एंड आई वांट, और मैं ये चाहती भी हूँ कि आपके पास में किसी भी तरीके की कोई भी बुक है, कहीं से भी कोई मैटर है आपके पास में, आप उसको स्टडी जरूर से करो, बट डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज आजकल ना हम कह सकते हैं
मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें जो है टाइपिंग में गड़बड़ जाती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको सही ध्यान से शायद इतना टाइम देकर के नहीं बनाया जाता है, फटाफट में बनाया गया तो उसमें कुछ गलतियां होती है, बच्चा हो जाता है उसके बाद में कंफ्यूज। मैंने मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कब कौन सा नया रूल आ गया था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो ऐसा है कि आप ना ऑथेंटिक बुक्स को हमेशा फॉलो करो, हमेशा फॉलो कर रहे हो तो आप ऑथेंटिक बुक्स को ही फॉलो करो। नहीं है अभी तक आपके पास में कोई भी ऑथेंटिक बुक, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आपको लग रहा है कि नहीं इसमें बिल्कुल सही है या नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल अंधा विश्वास करके मेरी क्लासेस देख सकते हो। आई प्रॉमिस यू कि यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैं मन से एग्जाम्पल या रूल नहीं बनाती हूँ क्योंकि ऑथेंटिसिटी के नाम पे ही लोग खेल रहे हैं, तो हम उस चीज़ में नहीं जाएं तो बेहतर है। लेकिन जो रूल्स यहाँ पे होंगे, जो रूल्स यहाँ पे हैं, जो रूल्स है और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं वो बिल्कुल सही होंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, ये मैं वादा करती हूँ आपसे। ओके, बट आपको वादा करना है कि आपको ये लाइक करना है सेशन को और शेयर करना है, दोस्तों तक बताना है, उन लाइक वी वांट इज कि उन बच्चों तक पहुंच जाए कि जिनके पास में शायद अभी कोई रिसोर्स, कोई संसाधन ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन उसमें वो जज्बा है या उनकी जिंदगी बन सकती है, इससे बदल सकती है जिंदगी, तो बस उन तक पहुंचा देना, दैट्स इट। तो शेयर एज मेनी टाइम एज यू कैन। ओके, देखो क्या है, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने काम अपना फिनिश कर दिया। आई शट द डोर, और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं काम करके आ चुका था, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, तो ठीक है। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर आ गया। अब ये हैविंग नहीं है, दोनों में आपको ध्यान रखना है कैसे यूज करना है। हैविंग फिनिश, पहला काम क्या किया था, फिनिश किया था काम को, और फिर दूसरा काम क्या किया था कि दरवाजा बंद किया था। मूविंग अहेड, अब आपके पास में आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल जो बीच में आया था अभी आपके पास में, राइट। तो अब आपके पास में आया है पास्ट पार्टिसिपल, यानी अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, अभी हमने कर लिया है सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको नंबर 1 लगा देते हैं अगर नहीं लगाया हुआ है हमने, तो दिस इज नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल कर लिया है हमने। फिर हमने यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल कर लिया है, और उसके बाद में अब आ रहे हैं हम लोग किस पे, पास्ट पार्टिसिपल पे आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट का पार्टिसिपल है। पास्ट के पार्टिसिपल में क्या होगा, इसमें कोई भी काम जो है वो पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में तो वो कंटिन्यूएशन में अपूर्ण है, परफेक्ट में पूर्ण है, और पास्ट में भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। यहां क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज होता है जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है। ऑलवेज यहां पे क्या होगा, कोई भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब देखो क्या है, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अब ये तो आपने ना पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कहते हैं ना, बस उसी तरीके का है यहाँ पे ये मुहावरा। अ बर्न्ट चाइल्ड यानी कि एक बच्चा जो कभी जल चुका था, एक बच्चा जो कभी जल चुका था। अब देखो बर्न वर्ड है, बर्न वर्ड जो है वो क्या होता है, बर्न होना मतलब जलना, बर्न का मतलब क्या होता है, जलना। अब यहाँ पे बर्न्ट चाइल्ड यानी बच्चे के लिए तुमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे बर्न्ट वर्ड यूज कर दिया, बच्चे के लिए तुमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, बच्चे के लिए यूज करके आपने बता दिया है। एंड ड्रेड्स द फायर मतलब वो किससे, ड्रेड करना मीन क्या होता है, डरना, ड्रेड्स मतलब क्या होता है, डरना, तो वो किससे अफ्रेड है, वो किससे डरा हुआ है, फायर से। एक बार बच्चा जल गया है ना तो अब वो आग से डरता है। देन ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक, उसे मिल गई, क्या मिल गई, उसकी लॉस्ट बुक। बुक लॉस्ट, लॉस्ट वर्ड तो सुना है ना तुमने, लूज वर्ड होता है, लॉस्ट वर्ड होता है, यानी जो चीज खोज गई थी, तो खो जाना क्या होती है, क्रिया होती है। लेकिन यहां पास्ट पार्टिसिपल जब आप यूज करते हो तो आप उन्हीं क्रियाओं को क्या बना देते हो, एज अ एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज कर लिया कि बुक क्या थी, जो बुक खो गई थी वो बुक मुझे मिल गई या उसे मिल गई। तो ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक, बुक के बारे में आया, यहां नाउन के बारे में आया, और यही है क्या, पास्ट पार्टिसिपल है कि वहां पे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो, लेकिन कैसे वो हमने आप पे देखा। एग्जाम्पल्स लेते हैं, और अरे अच्छा यहां पे लिख दिया था मैंने पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ में देखो क्या लिखा है यहां पे। क्वेश्चन देखेंगे पहले हम, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। अरे हाँ, सिमिलर टू दिस पार्ट, बिल्कुल जैसा ये है वैसा ही वो है। तो देखो ये वाला सेंटेंस किससे मिलके बना था कि ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक,
तो यहाँ पे भी है आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिल गया, जो पर्स मैंने खो दिया था, द पर्स वॉज लॉस्ट, यानी मैं पर्स खो चुका था और वो पर्स मुझे मिल गया। जैसे यहाँ पर क्या था कि उसकी बुक खो चुकी थी और वो बुक उसे मिल गई थी। बस सिमिलर है ये वाला सेंटेंस आपके लिए। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आप लिखोगे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। आई आ गया, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब पर्स है आपका, उसके आगे आपने किसका यूज किया है, लॉस्ट का यूज किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, वेरी गुड। देखो, आई सॉ अ सोल्जर एंड ही वॉज वाउंडेड। ध्यान से देखो, यहां पे भी क्या है, ध्यान से देखो, वहां पे भी ध्यान देखो, सब जगह ध्यान से देखो। देखो क्या, आई फाउंड माई पर्स एंड द पर्स वॉज लॉस्ट। यहां जो पर्स है उसी के बारे में यहां बात की गई है। ये जो पर्स जो मैं खो गया था वो मुझे मिल गया है, तो ये जो पर्स है वो दोनों में कॉमन है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे, आई सॉ अ सोल्जर, मैंने एक सैनिक को देखा, मैंने एक सोल्जर को देखा, और सोल्जर के क्या था, वुंड था। वुंड मीन्स क्या होता है, घाव। वुंड मतलब इंजर्ड होना, घाव होना। वुंड मीन्स क्या होता है, इंजर्ड यानी कि घाव होना। तो मैंने एक किसको देखा, एक ऐसे सैनिक को देखा जिसके घाव था, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहला कहा कि मैंने एक सैनिक को देखा, आई सॉ अ सोल्जर, और फिर मैंने बताया कि जो सोल्जर है, तो बात किसके बारे में की जा रही है, दोनों बार बात सोल्जर के बारे में ही की जा रही है। तो ही किसके लिए यूज किया गया, इस सोल्जर के लिए ही यूज किया गया। सो आई सॉ अ सोल्जर एंड ही वाज वाउंडेड, तो हम क्या कहेंगे, आई सॉ अ वाउंडेड सोल्जर, है ना। मैंने किसे देखा, एक वाउंडेड सोल्जर को देखा। इसी तरीके से आपको कहना होता है। अब क्या होता है, यहां तक हमें आता है, सीरियसली सेइंग ये वाला पार्ट हमें आता है, हमें पता है, हम सेंटेंस को ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख चुके होते हैं। लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक बड़ा सेंटेंस बनाना या इंपैक्टफुल तरीके से कैसे इंग्लिश दूसरे एडवांस वे में बोल सकते हैं, ये थोड़ा अभी रह गया है। कोई नहीं, जब हम सिंथेसिस पढ़ ही रहे हैं, इन सेंटेंसेस को सीख ही रहे हैं, तो अब हम बोलना भी सीख जाएंगे। एंड आई वॉन्ट कि आप अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे सेंटेंसेस को बोलना सीख जाओ। आप बोलते हो बहुत सारे कि ही इज माई फ्रेंड, आपने बोला ही इज माई फ्रेंड, आपने कुछ उसके बारे में और बता दिया, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, है ना। तो जब आप इन दोनों को अलग अलग चीजों को बोलते हो, तो ट्राई टू जॉइन दैट सेंटेंसेस एंड यूज सिंथेसिस। याद करोगे तो सब हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाता है ना। प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भी तुम फोन चलाना तो सीख ही जाते हो। इंटरेस्ट लेवल है वहां पे, एंड यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ, जहां इंटरेस्ट लेवल है वहां आपको कोई भी कुछ भी काम करने से नहीं रोक सकता। सो डेवलप इंटरेस्ट, आप इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप करोगे, पढ़ना, सुनना, जब आप मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, ये सब शुरू कर दोगे तो आपको बहुत खुद को अच्छा लगेगा कि यस, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, बस इतना बहुत है ना। आई वुड से दैट इतना बहुत है, तो ओके, इतना भी बहुत है हमारे लिए। मूविंग अहेड, पार्टिसिपल का प्रयोग जो अब मैं बता चुकी हूँ, वर्बली सारी चीजें बता चुकी हूँ, उसको मैं वापस बताती हूँ कि जो पार्टिसिपल है उसका यूज कहाँ होता है। तो पार्टिसिपल का यूज जो है कहाँ का होता है, जब कर्ता दिए गए सेंटेंस का क्या हो, कॉमन हो, यानी एक ही है। जैसे अभी हमने देखा, सबसे पहले वाली बात करें अगर, आई फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर, यहां पे दोनों में क्या है, कर्ता सिमिलर है, कौन है वो दोनों, सब्जेक्ट एक आई, मैंने काम किया और मैंने शट किया डोर को। यहां पे भी देख सकते हो आप, सरिता सरिता दोनों में कॉमन था। तो तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है ना। तो सबसे पहले कैसे हो सकता है, सबसे पहले होता है आपका जब कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका, कर्ता मींस जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट सेंटेंस में दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, यानी एक ही होता है। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जब सिंपल सेंटेंसेस को देखने से ये स्पष्ट है कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है और आपस में दोनों का संबंध है। अभी हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे, अभी सरिता वाला ही सेंटेंस देख लो जैसे, या फिर वो वाला सेंटेंस देख लो कि मेरा पर्स खो गया था और फिर मैंने ढूंढा। तो पहले एक वर्क डन होगा, फिर दूसरा वर्क डन होगा, और एक कार्य जो है दूसरे से आपस में क्या रिलेटेड है। तो वर्क 1 होगा पहले और वर्क 2 होगा डेफिनेटली बाद में। इन दोनों टाइम्स में हम देखते हैं। एग्जाम्पल वापस से दिखा देती हूं, एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल की तरफ लेके चलेंगे हम आपको। ये, रमेश सॉ द टीचर एंड ही फ्लेड अवे। रमेश ने टीचर को पहले देखा था, तो टीचर को देखना, ये 100 वाला पार्ट है, ये क्या है तुम्हारा, वर्क 1 है। ये क्या हुआ, पहले काम हुआ था कि उसने टीचर को पहले देखा था और भागा वो बाद में था, तो ये इसका वर्क 2 हुआ कि भागना बाद में हुआ। यानी ये दोनों रिलेशन में है, आपस में क्या है, रिलेशन में है। यहाँ पे रमेश और यहाँ पे ही भी सेम है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, कॉमन सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ में दूसरा पार्ट भी यहाँ पे अप्लाई होता है। क्या पार्ट है वो, कि दोनों में ही एक काम जो है वो दूसरे की कंटिन्यूएशन
कंटिन्यूएशन में हुआ है, यानी एक काम जो है दूसरे से रिलेटेड है। वो भागा क्यों था? क्योंकि उसने टीचर को देखा था, टीचर को देखा था इसलिए वो भागा था। रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे ये। चलो मूविंग अहेड, आगे आता है ऐसे वाक्यों में जो काम पहले हुए हैं उनके क्रम से उन्हें पार्टिसिपल में बदले और अंत वाले की क्रिया को फाइनाइट वर्ब। ये तो मैं समझा ही चुकी हूँ, जो पहले काम हुआ है उसको आप किस में बदलते हो? पार्टिसिपल में बदलते हो, और जो दूसरा काम हुआ है उसको आप क्या करते हो? फाइनाइट में ही रहने देते हो। ये तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया। तो फर्स्ट वर्क है, जो वर्क फर्स्ट है उसको आप किस में बदलते हो? ऑलवेज उसे आप पार्टिसिपल में ही बदलोगे। और जो वर्क टू है, जो बाद में एंड में जो काम हुआ है, जो वर्क टू है वो आपका किस में रहता है? फाइनाइट वर्ब में रहता है। वो वर्क टू किस में रहता है? आपका फाइनाइट वर्ब में रहता है। मूविंग अहेड, राम रेज द गन। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आई हूं मैं चला करके, बिकॉज यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन सेंटेंसेस है। यहाँ एक नहीं दो नहीं तीन सेंटेंसेस को हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, राम रेज द गन, राम ने क्या किया? गन उठाया, रेज द गन, गन उठाया। ही टुक एम, उसने निशाना लगाया। ही शूट द टाइगर, और उसने टाइगर को शूट कर दिया। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। पहला काम क्या हुआ कि उसने गन को उठाया, दूसरा काम क्या हुआ? उसने निशाना लगाया, और तीसरा काम क्या हुआ? उसने टाइगर को मारा। He shoot the tiger। ये तीन काम हुए। अब दो काम तो अभी तक हम देख रहे थे कि कैसे दो वर्क दिए हुए हैं, तो उन दो वर्क्स को हम कैसे एक सेंटेंस में हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 3 वर्क दिए हैं तो हम कैसे करेंगे? अब देखो सबसे पहले तीनों में कौन है? सब्जेक्ट कॉमन है। तीनों में आपने क्या देख लिया? दैट सब्जेक्ट इज कॉमन। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कॉमन है। तीनों में आपने क्या देख लिया? तीनों में आपने देख लिया कि कंटिन्यूटी ऑफ वर्क है। पहले वर्क 1 हो रहा है, फिर वर्क 2 हो रहा है, फिर वर्क 3 हो रहा है। वर्क 1 क्या हो रहा है? रेज किया है उसने, ठीक है। फिर वर्क 2 क्या हो रहा है कि उसने एम लगाया, टुक एम। एंड थर्ड क्या है? उसने शूट कर दिया है टाइगर को, ठीक है। यही तो पार्ट हम सीख रहे हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? अब इन आंसर्स को हम दो तरीके से जोड़ के आंसर बना सकते हैं, एंड बोथ आर करेक्ट, दोनों ही तरीके सही है। सबसे पहले हमने क्या किया? रेजिंग वाला पार्ट लिया, यानी कि हमने इस रेज वाले पार्ट को क्या किया है? इसको आपको पार्टिसिपल में बदला है, इसको पार्टिसिपल में बदला है, यानी आपने रेज के साथ में क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। तो आपने क्या किया? रेज द गन एंड टेकिंग एम ही शूट द टाइगर। लास्ट वाला सेंटेंस तो आपने एज इट इज लिख दिया। उसने क्या किया? रेजिंग द गन, सबसे पहले रेज को रेजिंग द गन कर दिया। देन यहां पे भी आपने इसको किस में चेंज किया? पार्टिसिपल में चेंज किया। टेकिंग एम लिखा, टेकिंग एम, तो ये भी किस में बदल दिया तुमने? पार्टिसिपल में बदल दिया। इसको भी तुमने पार्टिसिपल में बदल दिया, और फिर लास्ट वाले को एज इट इज लिख दिया। ओके, मूविंग अहेड, दूसरा कैसे करोगे? दूसरा जो हमने दूसरा पार्ट देखा था, इफ यू रिमेंबर, क्या देखा था हमने? पार्टिसिपल वाले में कौन सा देखा था? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। रिमेंबर दैट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट जो रूल देखा था हमने, तो हैविंग वाला ही पार्ट देखना है, हैविंग प्लस रेज्ड वाला पार्ट, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये वाला कौन सा हो गया तुम्हारा? स्टार्टिंग वाला जो हमने किया था, है ना। और ये कौन सा हो गया आपका? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस थर्ड की फॉर्म, हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकन एम ही शॉट द टाइगर। आ गया। तो ये टेकन वाले में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि टेक, टुक, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये दो कंटिन्यूएशन में है। यहां पे देखो रेजिंग किया था, तो यहां पे भी टेकिंग किया था, ये याद रखना है। यहां नहीं करना है आपको कि हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकिंग एम, ये मत कर देना। रिमेंबर जो रूल है वो उस रूल को उस तरीके से ही यूज करो। यहां पे रेजिंग था, हैविंग के मतलब हमने क्या किया था? वर्ब के साथ आईएनजी, तो यहां पे भी वर्ब के साथ आईएनजी। यहां वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये याद रखना। दोनों को मिक्स मत कर देना। दैट्स इट, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, कि ऐसे नहीं रेजिंग द गन टेकन एम कर दिया, या फिर हैविंग रेज्ड टेकिंग एम कर दिया, ये गलत हो जाएगा। दोनों को अलग अलग सेपरेट वे में ध्यान रख के लर्न करना है। ओके, चलो, आपने पहले में तो क्या यूज कर लिया है? यहाँ पे वही लिखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लिया है, वो मैंने बता ही दिया है क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और सेकंड में आपने किसका यूज किया है? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया है, क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हो, ठीक है। सो यू कैन चेंज द सेंटेंस। आप चाहे वो प्रेजेंट में यूज कर रहे हो, चाहे वो आप परफेक्ट में, आप पार्टिसिपल फॉर्म में ऐसे दोनों तरीके से चेंज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम कब कौन सा कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है। पहली चीज तो क्या है कि आपका सेंटेंस खुद कौन से फॉर्म में है। क्या वो सेंटेंस ये बता रहा है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, क्या कोई काम है जो इनकम्प्लीट है, या कोई ऐसा वर्क है जो कि प्रेजेंट नहीं, पास्ट नहीं, परफेक्ट का पार्टिसिपल बता रहा है। तो इसी से आपका
क्लियर हो जाएगा, माइंड में पता चल जाएगा कि ओके दिस वर्क इज लाइक दिस, ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है या फिर ये इस तरीके से यहाँ पे इज आर एम वॉज वर्क का यूज हुआ है, तब तो बीइंग का ही यूज करना पड़ेगा तुम्हें, इसके अलावा कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है। ये पार्ट हो चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है तुम्हारा सेकंड वाला। देखो अभी तक सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल का रूल किया था, अब हमारे पास में आता है सेकंड, दैट इज यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका स्वतंत्र। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली एब्सोल्यूट का मतलब होता है, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट है उसका मतलब होता है फ्री। फ्री यानी कि स्वतंत्र से यूज किया गया है। एब्सोल्यूट है यानी फ्री है, यानी कि वो क्या है? डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एग्जाम्पल से समझेंगे, मुझे पता है, मुझे सब सारी चीजें, पर पहले मैं आपको एग्जाम्पल देने से पहले एक बार समझाती हूँ कि कैसे आप यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को करते हो। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, और सब्जेक्ट कौन है? वो नॉमिनेटिव है, उसे कहा जाता है। ओके, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का कर्ता नॉमिनेटिव को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, एब्सोल्यूट रहता है, फ्री रहता है, और उसका संबंध दूसरे शब्द से नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं है आगे क्या है। दैट मीन्स दो सेंटेंसेस आएंगे और दोनों सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। जब दो वाक्य, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यस पहले आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कह रहा है यहाँ पे? द सन रोज एंड वी लेफ्ट द बेड। यहां दो काम हो रहा है, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। द सन रोज, पहली बात बता रहा है कि सन जो है वो, मतलब कि सूर्य जो है वो उदय हुआ था। वी लेफ्ट द बेड, और हम उठ गए थे, हमने हमारा बिस्तर त्याग दिया था। सो हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस, बट अगर दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो भी रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि जब सूर्य उदय हुआ था तब हमने क्या किया था? बेड त्याग दिया था, बिस्तर त्याग दिया था, हम उठ गए थे। ये रिलेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा है। उसके अलावा दोनों चीजें क्या है? फ्री है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं बता रहे हैं, यानी दोनों में कोई सब्जेक्ट की कॉमनलिटी नहीं है, दोनों में कोई वर्ब की कॉमनलिटी नहीं है, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है आपके लिए, तो भी आप इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर सकते हो? एडजॉइन कर सकते हो। जैसे द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड, द सन हैविंग राइजन, ये वाला पार्ट आपको यूज करना है, और आपने यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया। अब मैं लिखा लिखा बताती हूँ। देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे कैसे स्थिति में करते हैं? जब दो वाक्यों के कर्ता भिन्न भिन्न हो, वही चीज मैंने बताई है, यानी दोनों में सब्जेक्ट जो है वो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, भिन्न भिन्न है, या दोनों वाक्यों में कैजुअल रिलेशन। कैजुअल रिलेशन क्या मतलब हुआ? कि भाई आपके पास में रीजन है, आपके पास में कॉज है, कारण है, और उसका क्या है? आपके पास में परिणाम का संबंध है। यानी सूर्य के उदय हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला कि हम बेड से उठ गए, तो कारण है आपके पास में कि सूर्य का उदय हुआ, और रिजल्ट क्या था? कि आप बेड त्याग चुके थे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि आपके पास में कॉज है, और उस कॉज का क्या है? आपके पास में एक रिजल्ट है। ये कॉज और रिजल्ट वाले किस में आते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आता है। देयर इज नो कॉमनैलिटी, दोनों में कोई भी एक समानता नहीं है, लेकिन दोनों में सेंटेंसेस, जो दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, उसमें कहीं ना कहीं कारण और उसका रिजल्ट पता चलता है। सो ये वाला पार्ट आपने देख लिया है, दैट द सन रोज, तो यहाँ पे एक सन है, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा, तो द सन यहाँ सब्जेक्ट है, जबकि वी यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये रोज यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ लेफ्ट करना हमारा वर्ब हुआ, बट दोनों का एक दूसरे पे क्या है? कॉज और रिजल्ट वाला क्या करते हैं? हम कह सकते हैं एक इंपैक्ट पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर वॉज एब्सेंट। अब यहाँ देखो टीचर जो है वो क्या था? एब्सेंट था। पहला सेंटेंस टीचर एब्सेंट था, दूसरा क्या है? द बॉयज लेफ्ट द क्लास, बॉयज ने क्लास छोड़ दी। अब टीचर थे नहीं इसलिए बॉयज बाहर निकल गए, हम कह सकते हैं ना, हम क्या कह सकते हैं कि टीचर क्लास में नहीं थे इसलिए बॉयज बाहर निकल गए। आपको बाहर प्रिंसिपल रोक लेते हैं, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो तुम्हें डांट फटकार नहीं पड़ती है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सोचते हैं कि अब तो 12th में है ये, तो अब इन्हें क्या ही कहना, 12th में है तो अभी तो ये कुछ चंद महीनों के मेहमान हैं, उसके बाद में तो इनको अलविदा कह देंगे, इनकी स्कूल का ये लास्ट टाइम है, इनको एंजॉय करने देते हैं, सो ऑन। बट आपको प्रिंसिपल जरूर से पूछते बाहर क्यों घूम रहे हो, तो आप क्या कहते हो? क्लास में कोई टीचर ही नहीं है। तो क्लास में कोई टीचर नहीं होने की वजह से बच्चे बाहर घूम रहे हैं, और ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और इसी सेंटेंस का यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यूज भी हो गया। दैट द टीचर, यहाँ पे टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, और एब्सेंट वो वाला वर्ब पार्ट हो गया। बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है, और लेफ्ट द क्लास यहाँ पे वर्ब हो गया। दोनों में कुछ चीज कॉमन है? नहीं है, फिर भी ये दोनों मिलकर के एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। वो एक सिंपल सेंटेंस क्या है? द टीचर बीइंग एब्सेंट। अब ये बीइंग कहां से आया समझ में? वॉज आया, इज आया, आर आया, एम आया, वर आया। हमको यूज क्या करना है?
बीइंग। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास, ये तो एज इट इज आपको लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे एज इट इज लिखा, वी लेफ्ट द बेड एज इट इज लिखा। चेंज कहाँ करना है, जो वर्क फर्स्ट होता है, हमेशा याद रखो सिंथेसिस में हमेशा कहाँ चेंज करते हो, जब आप पार्टिसिपल की बात करते हो, चाहे आप दूसरे रूल की बात करते हो, जो वर्क डन पहले हुआ है उसमें आप चेंज करते हो। तो टीचर नहीं आए थे, ये पहला काम हुआ था, तो द टीचर हैविंग सॉरी द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। चलो आगे आते हैं हम। हैविंग के साथ में ना ये याद रखना, दो चीजें मैं बता देती हूं आपको, यहां पे दो चीजें बताती हूं हैविंग वाला। कौन सा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है ना हमारा पास में, अभी जो हम ये कर रहे हैं वो, हाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दो तरीके से चेंजेस होते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप क्या करते हो, देयर आर टू टाइप्स इन विच यू कैन चेंज द सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो, जब वो आपके पास में एक्टिव फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस में हो। पहला कब, जब वो आपके सामने एक्टिव वॉइस में हो। दूसरा कब, जब वो आपके सामने पैसिव फॉर्म में हो। कब हो, पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। तो जब आपने एक्टिव वॉइस में है तो आप किसका यूज करते हो, सिंपली हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिमेंबर, जब एक्टिव फॉर्म में है तो आप सिंपली क्या कर दोगे, हैविंग के साथ में, ये हैविंग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना, HAVING, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। वही आपके पास में जब कोई सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है तो आप क्या कर देते हो, हैविंग के साथ में बीन का यूज करते हो। दैट्स द थिंग, यही सिर्फ डिफरेंस है। आपको पता तो है ये कि क्या होता है एक्टिव और क्या होता है पैसिव, इतना तो आपको पता ही है। तो कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव फॉर्म में है तो आप उसमें क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। लेकिन वही सेंटेंस अगर आपके पास में कोई है और वो सेंटेंस आपके पास में पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पर एक्टिव फॉर्म मतलब क्या होता है, जहां पे सब्जेक्ट ही सब कुछ होता है, जबकि पैसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पे क्रिया वर्क डन जो है वो सब कुछ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे क्या होती है, वर्ब होती है, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, यहां पे सब्जेक्ट होता है। तो अगर पैसिव फॉर्म में तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज किया जाता है। सो हियर यू कैन सी हैविंग के साथ में क्रिया का कौन सा थर्ड फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब वो आपके पास में एक्टिव वॉइस में हो। और यदि वाक्य में अगर आपके पास में इज आर एम वॉज वर है तो आप किसका यूज करते हो, बीइंग का। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, रिपीटेडली सिंथेसिस में ये वाला रूल आएगा। सब्जेक्ट के बाद में अगर आपके पास में हैविंग बीन का प्रयोग कब होता है, जब वो पैसिव वॉइस में होगा। कब होगा, जब वो पैसिव वॉइस में होगा तो आपके पास में उसको किस तरीके से यूज करोगे, हैविंग बीन के साथ में यूज करेंगे। एग्जांपल्स वी हैव नो, सो हियर this was the last one। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने स्टार्टिंग करी है विद सिंथेसिस। वेरी फर्स्ट पार्ट जो हमने सिंथेसिस में जाना कि क्या होता है एक सेंटेंस। एक सेंटेंस किस किस से मिलकर के बना होता है, तो एक सेंटेंस सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है और वर्ब से मिलकर बना होता है। आज हालांकि हमने प्रेडिकेट की बात नहीं की है, बट जो हमारे आगे के रूल्स होंगे ना, उन रूल्स में आपको प्रेडिकेट यानी कि विधेय के बारे में पता चलेगा कि कैसे उन दोनों को भी जोड़ा जाता है। क्योंकि आज के सेंटेंस की या आज के हम पूरे सेशन की बात करें तो उसमें हमारे लिए सब्जेक्ट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमने जाना कि 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनको हमने सिंथेसिस के थ्रू चेंज करना सीखना है। पहला है सिंपल टू सिंपल, दूसरा है सिंपल टू कंपाउंड और तीसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। जब हम सिंपल टू सिंपल में चेंज करते हैं तो हमने जाना कि हमें क्या क्या देखना है। बहुत सारे देखे थे, क्या क्या उसमें से तो कुछ ही पढ़े, आज तो सिर्फ 2 ही पढ़े हमने, आज हमने सिर्फ 2 ही पढ़े। कौन कौन से पढ़े हम उसकी बात कर लेते हैं। एक पार्टिसिपल, जिस पार्टिसिपल को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पार्टिसिपल में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ में ही आईएनजी या फिर इजआरएम के साथ में आईएनजी का यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो कि काम पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ में होता है। और
परफेक्ट पार्टिसिपल में भी वही चीज होती है जो कंप्लीट फॉर्म होता है उसके साथ में होता है। हमने ऐसे सेंटेंस भी देखा है जहां पे आप एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी चेंज कर सकते हो या फिर उसे आप किसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में भी चेंज कर सकते हो। बट परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जबकि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो या तो बीइंग के साथ में आएगा वो या फिर आपकी वर्ब की आईएनजी के फॉर्म के साथ में आएगा। देन जो सेकंड रूल आज हमने लर्न किया दैट वाज ऑल अबाउट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों ही सेंटेंस जो है वो टोटली डिफरेंट है, दोनों के सब्जेक्ट अलग है, दोनों में वर्ब भी अलग है, बट एक चीज, एक कड़ी जो उन दोनों को जोड़ सकती है वो ये है कि एक के कारण है तो उसका दूसरे में परिणाम है। दैट मींस एक सेंटेंस में उसका कोई कॉज बताया जा रहा है तो दूसरे में उसका रिजल्ट, यानी इंपैक्ट पड़ रहा है, वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। और उन सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, वो आज की क्लास सिंथेसिस में हमने सीख लिया। तो आई होप जितने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको आज की क्लास में कराए हैं आप उसकी बस उन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। आई नो कि आपके दिमाग में आता है कि हमें और सेंटेंसेस मिल जाए, और सेंटेंसेस मिल जाए, और सेंटेंसेस तब करना जब आप इसके ऊपर बिल्कुल स्किल्ड हो जाओ। ये जो पढ़ाया गया है उसको आपने मतलब अब देखना ही नहीं है मुड़ के, अब सिर्फ प्रैक्टिस तब होती है। पहले अगर आज आपने सीखा ही है तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को दिमाग में रखो बार बार, क्योंकि यही पार्ट्स आपके आएंगे, चाहे वो हैविंग वाला है, चाहे वो बीइंग वाला है, चाहे वो आपके इंटरडिपेंडेंस वाला है, कुछ भी होगा आना यही वाला पार्ट है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप इस क्लास को वापस से देखोगे एंड सेकंड टाइम में उसके नोट जरूर से बनाओगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।